केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जो संशोधन आज पेश किए गए हैं उस पर विस्तार से एक तरह से बात की किरण रिजिजू ने, और उन्होंने इस बात को भी साफ रखा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को असीमित एक तरह से ताकत मिलती है। जो मौजूदा कानून है, उस मौजूदा कानून में जो संशोधन है वो आज के नहीं है। इनकी सिफारिशें सच्चर कमेटी के दौरान से की गई वो सिफारिशें हैं जिन्हें अब लागू किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने लोकसभा में ये भी कहा कि इस कानून को लेकर ये संशोधन इसलिए भी जरूरी है कि जो संशोधन कांग्रेस ने नहीं करे या 2013 में यूपीए के दौर में जो संशोधन किए गए हैं उनमें सुधार की जरूरत है। तो ये सरकार अब वक्फ कानून में उन सुधारों को लेकर आ रही है इन संशोधनों के साथ। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर गुरुवार को रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल को सदन में पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने काफी हंगामा किया। इस बिल को पेश करने पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने आपत्ति भी जताई। This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion. विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना के शिंदे गुट सहित एनडीए के सभी प्रमुख दलों ने समर्थन किया। जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को दूर किया जाएगा। ये विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। सदन में चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने की सिफारिश की है। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। जाहिर है अब संसद की समिति वक्फ संशोधन बिल के प्रावधानों पर विस्तार से विचार करेगी और समिति की सिफारिशों के बाद ही लोकसभा में बिल को सदन के पटल पर फिर से रखा जाएगा। नई दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों में सुधार को लेकर देश भर से समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं दिन भर जारी रहीं, लेकिन लंबे समय से सुधार की उम्मीद लगाए लोगों ने समर्थन में बयान दिए हैं। ऐसे सभी लोगों को उम्मीद है कि विधेयक के जरिए शुचिता और पारदर्शिता स्थापित होगी। भविष्य में होने वाले वक्फ संपत्ति विवाद भी कम हो सकेंगे। जिस तरीके से आमदो खर्च पोर्टल पे डाउनलोड होना चाहिए उसका हम सपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संपत्ति करोड़ों अरबों के हिसाब से है और उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। समय के साथ चीज़ें बदलती है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस जो संस्था हमारी है वक्फ बोर्ड, इसके हित में भी काम हो पाएंगे। वक्फ बोर्ड वो एक इंच ज़मीन का भी मालिक नहीं है।
काम धार्मिक है, धार्मिक में आप उसको सुधार कर सकते हैं, उस पर आप गवर्नमेंट सुधार कर सकती है। हमको ये देखना है कि उसमें क्या सुधार हुआ है, क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर सुधार होगा तो हम साथ देंगे, अगर सुधार नहीं होगा और हम देखेंगे कि वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है और नीयत ठीक नहीं है तो हम उसकी भी मुखालिफत करेंगे। ऐसा कानून बने जो सबके हित में हो, बस हम ये चाहते हैं। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, आज नहीं, जब पैगंबर साहब के टाइम से ये शुरू हुआ था। इसको अगर हम लोग सही तरह से चलाते तो आज जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विडोज़ तकलीफ़ में हैं और बहुत से सोशल इश्यूज़ इस तरह से हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ हुआ। अब कई जगह ऐसा देखने में आता है कि वक्फ बोर्ड ने जो दुकान किराए पे उठाई है या कोई प्रॉपर्टी उठी है वो 5,000 रुपये पर, उसकी बगल में कमर्शियल प्रॉपर्टी 50,000 रुपये में है, तो वो क्या कहते हैं, उसका फंड का भी मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। तो ये पॉजिटिव है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक दूसरी बात क्या है कि इस्लाम तो कहता है कि वक्त के साथ आप चीज़ें अडाप्ट करते चले जाइए, तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि वक्फ की जो संपत्ति है वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ के जो मामले हैं उसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें नौजवानों की प्रतिभागिता होनी चाहिए, उसमें सकारात्मक तरीके से वहाँ इंफ्रा का डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए जिससे आम मुसलमानों को लाभ मिले। ये तमाम जो ठोस चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ेंगी, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। तो वक्फ कानून में संशोधन, करीब 40 संशोधन ऐसे प्रस्तावित हैं जिन पर आने वाले समय में चर्चा होगी। हालांकि इस पूरे विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर वो बड़ी बातें क्या हैं जिनको लेकर संशोधन की बात हो रही है और वो कौन से ऐसे एक तरह से सेक्शन हैं जिस पर विवाद भी है और जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। तो ऐसे ही एक सेक्शन 40 है वक्फ कानून का जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है और सबसे ज़्यादा विवाद भी सेक्शन 40 को ही लेकर है कि क्यों सेक्शन 40 को संशोधन के तहत हटाया जा रहा है या उसकी ताकतों को कम किया जा रहा है। तो उसके लिए समझना ये भी ज़रूरी है कि सेक्शन 40 कहता क्या है। आइए देखते हैं सेक्शन 40 के तहत वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत के तौर पर दे रही हैं। सेक्शन 40 ये तय करता है कि अगर वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति समझता है तो वक्फ उसके लिए उसको नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद उस संपत्ति की जांच करेगा और अगर जांच करने के बाद वक्फ ये पाता है कि उसको अगर सही लगती है इस संपत्ति पर उसका अपना दावा, तो ये वक्फ का हिस्सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति जिसकी भी है, वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं किया जा सकता है अपील। सेक्शन 40 के तहत बोर्ड का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है। तो यानी कि अगर किसी की ज़मीन है, मसलन आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कई ऐसे उदाहरण दिए चर्चा के दौरान, जिसमें एक उदाहरण सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस ज़मीन का भी है जिसे वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये ज़मीन उसकी है, तो इस दावे को एक तरह से इस दावे से आगे अपील करने का कोई और विकल्प नहीं मौजूद है सेक्शन 40 के तहत। वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन की होगी अब व्यवस्था। अब जो संशोधन लेके आए हैं उससे ये तमाम एक तरह से ये रास्ते मिलेंगे। अगर उन संपत्तियों को लेकर विवाद है तो जिलाधिकारी की देखरेख में अब वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होगा और सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं है। जिलाधिकारी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, मूल्यांकन और राजस्व की भी एक तरह से जांच करेगा, जिसकी की सिफारिश सच्चर कमेटी में भी की गई थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि ट्रिब्यूनल से आगे भी अब अपील की जा सकेगी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में अब दो महिला सदस्य भी हों और इसकी सिफारिश भी सच्चर कमेटी की सिफारिशों में से एक है, जिसमें सच्चर कमेटी की सिफारिशों में भी ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड में और काउंसिल में 2 महिलाओं को शामिल किया जाए, महिला सदस्यों को। इसी के साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, उसको भी आपके पास लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको आइए बताते हैं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में जो ये संशोधन है उसके बाद अब क्या बड़ी तब्दीलियां होंगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन